ठीक है, ओके। तो सामने इधर ध्यान देना, वेक्टर्स। रेडी? हम्म। तो सबसे पहले वेक्टर आपने क्लास 11th में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम सुना होगा फिजिक्स में, है ना? वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो बस वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली चीज आपको दिख रही है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are defined by both magnitude and direction are called vector। तो सिंपल सी चीज है, जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल भी लिया यहाँ पर वेक्टर के, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे क्या वेक्टर्स है। ओके, द क्वांटिटीज विच, ये वही चीज रिपीट किया है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। स्केलर पे आते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दैट इज स्केलर। ठीक है, एग्जांपल एरिया, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि स्केलर वेक्टर में क्लासिफाई करो। तो यहाँ पर जैसे 10 kg स्केलर क्वांटिटी, केजी। ठीक है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है, डायरेक्शन भी दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, मतलब ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। 40 डिग्री स्केलर है। 40 डिग्री किसके अलोंग? एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सो डिग्री। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मतलब जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सामने देखो, नेक्स्ट। क्लियर है नहीं?
अनुष्का, साक्षी, तुम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? सर आप हो गए थे मीटिंग से लीव। अच्छा, मैं लीव कर दिया, ये इधर से नेट इशू हुआ होगा शायद। ओके। यस सर, और आप ऑडिबल भी नहीं थे, मुझे अच्छा लगा मेरा कहाँ नेटवर्क इशू है। अच्छा कहाँ तक तुम लोगों ने सुना था ये बताओ तो, ये एग्जाम्पल 1 सुना था क्या? नो सर, वो क्लासिफिकेशन पे ही थे। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं इसी पॉइंट से बताता हूँ, इसके बीच का जो पार्ट स्किप हुआ ना, दैट वाज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ये यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आगे की क्वेश्चन देखिए। तो वेक्टर मैंने यहाँ डिफाइन किया था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, जैसे कि एक लाइन एल है, ये दूसरी लाइन एल है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, एक का डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब इसी लाइन एल में अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, एक तो पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और इस लाइन सेगमेंट की बात करता हूं ए बी, सो दिस इज योर वेक्टर ए बी। क्लियर? ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? नोटिस दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर डिनोटेड बाय दिस। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसका नोटेशन में भी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? ये डायरेक्शन भी बताता है, मतलब ए आपका इनिशियल पॉइंट है, ये जो वेक्टर बन रहा है ना, ये जो वेक्टर बन रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। कहां पर खत्म हो रहा है? बी पे, तो उसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। क्लियर हुआ? तो एरो उसी तरीके से बताएंगे, वेक्टर ए बी। क्लियर ये चीज? ओके। इसको कई बार सिंपली इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली वेक्टर ए। समझ रहे हो? या तो ऐसा भी लिख दो वेक्टर ए, या वेक्टर ए बी लिख दो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट के हिसाब से। रीड ऐसा करते हैं, वेक्टर ए बी या वेक्टर ए। क्लियर ये चीज? आगे क्या लिखा हुआ है जो मैंने बताया? A from the terminal point vector AB is called initial point, B its end is called terminal point। ठीक है? अच्छा, इस लाइन को समझो, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो ए बी की जो डिस्टेंस है, या ए बी की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर ये चीज? ओके। अब मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट किया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। मतलब यहां पर इस तरह से आप मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दो, तो ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर ये चीज समझ में आ गया? ओके। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, तो इसको जल्दी से देख लो, दिख रहा है ना ये? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं, तो सबसे फर्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होता है, दोनों कोइंसाइड करता है, तो उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और यही इनिशियल यही टर्मिनल, तो वेक्टर ए ए बनेगा। तो वेक्टर ए ए जो होगा वो क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया ना, लेंथ नहीं है उसमें, सो दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो वेक्टर। इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको जीरो और ऊपर में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? सुनते जाओ और याद रखते जाओ दिमाग में। यहां पर वेक्टर ए ए, वेक्टर बी बी, ये सारे जीरो वेक्टर्स हैं। क्लियर? यूनिट वेक्टर क्या है? पढ़ो, पढ़ ओम, पढ़। A vector whose magnitude is unity is called unit vector. The unit vector is in the direction of the given vector A is denoted by A. तो सिंपल सा मतलब है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर है। समझ में आ गया? जैसे मान लो वेक्टर ए है, उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये वाली वैल्यू 1 आई तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में बनने वाले यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर में कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, समझो। मान लो ये है आपका कोई एक वेक्टर, वेक्टर बी। ठीक है? और मान लो इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3। समझ रहे हो? तो इसी के डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा वेक्टर बन रहा है, ये सेम डायरेक्शन बन रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर बन रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसको वेक्टर उसको बी कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर में कैप आएगा। तो बी कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में? वेक्टर बी के डायरेक्शन में। क्लियर ये चीज?
तो जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये दोनों ना मैग्नीट्यूड पे बेस्ड थे, जीरो और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो तो जीरो, मैग्नीट्यूड 1 तो यूनिट। को इनिशियल मतलब ये इनिशियल पॉइंट पे बेस्ड है। अगर कोई दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि अगर मान लो एक वेक्टर है इस तरह से, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के रेफरेंस में बता रहा हूं। ये एक वेक्टर बना ए बी, ये दूसरा वेक्टर बना ए सी। समझ रहे हो? तो वेक्टर ए बी एक अलग वेक्टर है, वेक्टर ए सी एक अलग वेक्टर है, लेकिन दोनों के लिए कॉमन क्या है, इनिशियल पॉइंट ए। सो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। क्लियर ये चीज? अच्छा एक चीज ध्यान से समझो, यहां पर अगर ये एरो इस तरह से होता तो ये वेक्टर क्या होता, नहीं ये वेक्टर क्या होता पूछ रहा हूं, ये होता वेक्टर सी ए होता, ये वेक्टर ए सी नहीं कहलाता उस केस में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर नहीं होते। क्लियर ये चीज? ओके, सो आई होप आप लोगों को ये को इनिशियल वेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं को लीनियर वेक्टर। दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर्स। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, डिफिकल्ट मतलब कंफ्यूजन रहता है। को लीनियर मतलब पैरेलल। समझ गए? अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो वो कोलिनियर है वेक्टर के सेंस में। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। सेम लाइन के पैरेलल है या एक दूसरे के पैरेलल है तो वो दोनों पैरेलल होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी। ठीक है? तो ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसलिए इन तीनों को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर ये चीज? ऑनलाइन में भी साक्षी और अनुष्का क्लियर ना तुम दोनों को? यस सर। फिर क्या लिखा है पढ़ो, इक्वल वेक्टर्स। क्या है कंडीशन, पढ़ो। Equal if they have same magnitude, same direction, regardless of position of initial and terminal point। मतलब दो चीज सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी, समझ गए? ये हो गया वेक्टर ए बी। मान लो ये हो गया वेक्टर सी डी। ठीक है, ये हो गया वेक्टर सी डी। दोनों की लेंथ एक जितनी दिख रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए ये चीज? अब अगर मान लो यहां पर ऐसा हो जाता कि इसका डायरेक्शन बदल जाता तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होते, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। तो दो चीज सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो ये सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो हमारा कोई वेक्टर है इस तरह से ए बी, ये हमारा वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी। अगर इसका हम नेगेटिव ले ले, माइनस ऑफ वेक्टर ए बी कर दे, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बी ए बोल देंगे। समझ में आई ये चीज? तो अगर किसी भी वेक्टर का नेगेशन किया जाता है, नेगेटिव लगाया जाता है उसके सामने, तो उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज हो जाते हैं, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है एक दूसरे के। क्लियर ये चीज सबको? ओके, तो यहाँ पर उसी चीज को इसने एग्जांपल से बताया। नेगेटिव लेने पे क्या होता है, बी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए बी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये सारी चीजें आपके बुक में एज इट इज पॉइंट वाइज गिवन है, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। ओके, कोई दो वेक्टर इक्वल और कोई इनिशियल एक साथ नहीं हो सकते, हो सकते हैं, हो सकते हैं इक्वल और कोई इक्वल नहीं, इक्वल और कोइनिशियल हो सकते हैं, वो सेम वेक्टर हो जाएगा, वो कोइंसाइड कर जाएगा एक दूसरे के। समझ गए ना? ओके, सो ये, हाँ अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ पर आंसर वैसे मैंने पहले ही लिख दिया था। इसमें देखो, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स।
पहले बोल रहा है कोई इनिशियल वेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, तो ये फिगर है ना, ये फिगर है। तो देखो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है ये वाले पॉइंट से एक तो ये वेक्टर निकल रहा है, ये एरो देखो, ये एरो देखो, ठीक है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, निकल रहा है। तो कोई इनिशियल वेक्टर कौन कौन से होंगे? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। क्लियर हुआ? तो वेक्टर ए वेक्टर डी कोई इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर पूछ रहा है, तो इक्वल के लिए कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। सिंपल सी चीज है। तो बताओ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसमें? मैग्नीट्यूड तो सबका सेम दिख रहा है, डायरेक्शन किसका किसका सेम है? बी एंड डी। ये देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो आंसर क्या होगा? बी एंड डी। कोलीनियर बट नॉट इक्वल। कोलीनियर मतलब क्या होता है? पैरेलल, लेकिन इक्वल नहीं होनी चाहिए। पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम हो सकता है, ठीक है। देखो वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर सी का डायरेक्शन ये है, दोनों पैरेलल है। हाँ, डी और बी इसलिए नहीं क्योंकि नॉट इक्वल बोल दिए ना, वो इक्वल हो गए ना। समझ में आ गया? साक्षी, अनुष्का, कोई डाउट तो पूछो। क्लियर है सर। क्लियर है या कुछ पूछे साक्षी? क्लियर है। ओके, ठीक है। सो ये भी आपकी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। मुझे नहीं पता एग्जाम्पल से किसमें से। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो तो और कुछ क्वेश्चन बच गया क्या? ऐसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज में मतलब ऐसे ही वाले क्वेश्चन है, कोई इनिशियल टाइप ऑफ। छोड़ देता हूँ उसको, मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं आता यूजुअली, आएगा 1 मार्क्स का, वो भी ऐसी ऐसी बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा, आराम से बना लो। यहां से आता है ये, शायद सेकंड एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है, तो ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब वेक्टर के एडिशन के लिए दो रूल्स अप्लाई होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन समझना, आप मान लो पॉइंट ए पे खड़े हो, पॉइंट ए से आप चले गए पॉइंट बी अपने एक दोस्त के घर पे, ठीक है। पॉइंट बी से फिर आगे आप गए पॉइंट सी अपने दूसरे दोस्त के घर पे। समझ में आ रहा है? तो आप अपने घर से मतलब पॉइंट ए से अभी कहां पर हो, किस पोजीशन पे हो? पॉइंट सी पे हो। तो ये जो ए से सी का जो वेक्टर बनेगा, समझ में आ रहा है? ये ए से सी का जो वेक्टर बनेगा, ये इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर होगा, मतलब ए बी और ए सी का। तो यही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है। इसका ये मतलब है कि वेक्टर ए सी जो है वो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको इस तरह से समझो, देखो AB simply means displacement from point A to point B, ठीक है। Now consider the situation that girl moves from A to B and then from B to C. The net displacement made by the girl from point A to point C is given by this, and this can be expressed like this. तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। So this is what triangular law of addition. क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है? साइलेंट कर और इधर ध्यान दे। ये है मान लो आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है, और इसका एक कोइनिशियल वेक्टर है, यहां पर देखो ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर ए वेक्टर बी। अभी इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये कोइनिशियल वेक्टर है, समझ रहे हो ना। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के लिए ए का ए से बी पे डिस्प्लेसमेंट और बी से सी में डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ए सी। तो उस केस में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगता है। लेकिन यहाँ दो कोइनिशियल वेक्टर्स हो गए, तो उसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के इक्वल एक वेक्टर क्रिएट करेंगे इस जगह पे। तो देखो ये वेक्टर भी क्रिएट किया गया जो कि इसके क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे बनेगा? उसी के पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, समझ रहे हो। और इस पैरेललोग्राम में अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
तो अल्टीमेटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है उसमें भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ही लगता है, ठीक है, एक ही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है उसमें, ठीक है। नहीं आया समझ में उतना डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे, जितना है ठीक है, नहीं आया छोड़ दे, ठीक है। इसको इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का ज्यादा रिलेशन नहीं है, या जब आएगा क्वेश्चन तब मैं समझाऊंगा तो शायद ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, थियोरेटिकली समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपका कंक्लूजन जो है इसमें ये याद रखने का है कि कभी भी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि कोई दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट्स इट, दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ा जल्दी बताओ। ठीक है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट याद है, ठीक है, ओके। अब देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यहां से इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा चालू होती है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए whose coordinate is 100, 3D में ले रहे हैं ना, 3D 11th में पढ़ा था, B ये कोऑर्डिनेट, C ये कोऑर्डिनेट, ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। चैप्टर कट नहीं था, 3D नहीं था चैप्टर कट, ठीक है। कट था क्या? मेरे को तो था, मेरे को लग रहा था, नहीं था कट। अब आप इसको समझो अपनी रूम के इस कॉर्नर से, देखो ये वाले कॉर्नर को देखो, ये जो कॉर्नर है ना, ये बाहर जो निकल रहा है दैट इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। इधर वाली जो लाइन है दैट इज वाई एक्सिस, ऊपर जो लाइन जा रही है दैट इज जेड एक्सिस। क्लियर ये चीज? ये तीनों एक्सिस को आप अपने रूम में देख लो, जिस भी रूम में बैठे इमेजिन करो। अब एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट आएगा, मान लो वहां पर वो एक पॉइंट आ गया कॉर्नर में एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो उसमें वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, क्लियर, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x00 होगा, क्लियर ये चीज। और उसी x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 100, समझ में आया? तो इस अब 3D फिगर को देखो, देखो ये है आपका x एक्सिस, ये देख रहे हैं, ये हो गया आपका x एक्सिस, इसमें ये पॉइंट आ गया पॉइंट A, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 100, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, इसमें आ गया पॉइंट B, तो y एक्सिस में पॉइंट B है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 010, z एक्सिस पे पॉइंट C है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 001। क्लियर ये चीज? यस और नो कंफर्म करो जल्दी। हाँ, अब ये जो O से A का जो वेक्टर बना, कौन सा वेक्टर, देखो O से A का, ध्यान से देखो, O से A का वेक्टर दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्या होगा 1, इसका डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। OB मैग्नीट्यूड कितना है 1, डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। OC क्या है मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन क्या हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर ये चीज? तो इन तीनों वेक्टर्स को, वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC, इन तीनों को हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए यूनिट वेक्टर। और किसके अलोंग है ये OX, OY एंड OZ, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग है। और इनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, दैट इज i कैप, j कैप एंड k कैप। क्लियर हुआ ये चीज? तो i कैप का मतलब क्या है, i कैप का मतलब है वेक्टर OA, जहां पर इसका OA का मैग्नीट्यूड क्या है 1, और वो किस पे बन रहा है x एक्सिस पे बन रहा है। वैसे ही j कैप का मतलब क्या है वेक्टर OB, और k कैप का मतलब क्या है वेक्टर OC। क्या ये चीज सबको समझ में आई?
ठीक है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई मतलब एक्स एक्सिस में के डायरेक्शन में बनना, जे मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, के मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, अभी बहुत सारी चीजें इमेजिन करवाऊंगा, आराम से चलते हैं, ठीक है। यहां पर आते हैं, अब इस वाले बॉक्स को देखो, ये एक रूम टाइप का समझ लो, एक रूम है मान लो, ठीक है, 3D स्पेस में एक रूम है। यहां पर आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ पोर्शन कट रहा है, हाँ। यहां पर देखो, इस बॉक्स को देखो, पहले जो भी लिखा है उसको मत देखो, इस बॉक्स में ये वाला पॉइंट पी देखा आप लोगों को, ये पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट पी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना, उसका सिग्निफिकेंस है भाई, ये पॉइंट पी ना एक हाइट पे, उसको गिरा दो, पॉइंट पी को नीचे गिरा दो, तो वो कहां पर आएगा, P1 पे आएगा। ये P1 आपका फ्लोर हो गया, समझ रहे हो ना, एक्स ओ वाई, ये जो एक्चुअली ये क्या फ्लोर है पूरा, ठीक है, फ्लोर पे गिर गया, पॉइंट P1 पे आ गया ये। अब उसका यहां से जो डिस्टेंस होगा और यहां से जो डिस्टेंस होगा, ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली, ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई जे लिखा है ना, ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स, समझ रहे हो ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो हाइट उसको दे दी वो क्या हो गया, जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसीलिए उसका एक्स वाई जेड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब 3D अगर आप लोगों ने क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़ा तो मैं जल्दी से उसको क्विक रिकैप बता रहा हूं। एक्स एक्सिस को देखो, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, ये पॉइंट पी का एक्स एक्सिस, ये एक्चुअली ना, इस प्लेन को देखो, इस प्लेन को वाई ओ जेड ओ वाई, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जेड ओ वाई दिख रहा है, जेड ओ वाई, जेड ओ वाई एक प्लेन है, उस प्लेन से, उस प्लेन से पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। नहीं आया समझ में? आराम से रिलैक्स होकर आगे, फिर भी मैं समझा रहा हूं, जो बच्चे ऑनलाइन में उनको पता नहीं मैं कैसे समझाऊंगा, ऑफलाइन वाले अच्छे से समझ सकते हो। देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, हमेशा इसको एक्स एक्सिस लो, ये आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। ध्यान से समझो, ये जो बोर्ड लगा हुआ है पूरा, ये बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन है ना, ये कौन सा प्लेन है, इसका नाम क्या है? यस, जेड ओ वाई बोलो या वाई ओ जेड बोलो, वाई ओ जेड प्लेन, उससे जितना बाहर निकला हुआ है दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्लियर। फ्लोर जो है वो कौन सा प्लेन है, उसका नाम बताओ, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई से जितना ऊपर है पॉइंट दैट इज योर जेड कोऑर्डिनेट, और वो वाला जो प्लेन है, वाली जो वॉल है, वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स ओ वाई, एक्स सॉरी एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड हो गया, उससे जितना निकला हुआ है दैट इज योर वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया ये चीज? तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट जो है 3D में प्लेन से पॉइंट के डिस्टेंस को बताते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? ओके, ये कंसेप्ट बस विजुअलाइज करने के लिए है, लेकिन अगर हम इसको कंपोनेंट के फॉर्म में देखेंगे तो वो क्या होगा, सामने स्क्रीन पे देखना। तो इससे हमने ये समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ये देखो, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला लाइन देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये वाई ओ जेड से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप। समझ में आया कि नहीं ये चीज, एक्स आई कैप क्यों आया? देखो, वाई ओ जेड, ये वाला प्लेन दिख रहा है, वाई ओ जेड वाला प्लेन, इससे ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ हम उसके एक्स कंपोनेंट को, मतलब एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को ले रहे हैं, तो एक्स आ गया, और आई कैप क्यों, आई कैप इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम उसको ले रहे हैं। समझ में आई ये चीज? वैसे ही जब उस पॉइंट के वाई कंपोनेंट को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा, जेड एक्सिस के कंपोनेंट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड के कैप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वो कैप वो डायरेक्शन बता रहे हैं, एक्स, एक्स मतलब मैग्नीट्यूड है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर बता रहा है, यस वो यूनिट वेक्टर है। मतलब वो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि हम यूनिट
वर्ड का एक और मतलब समझो, जैसे कई बार ना डजन, डजन एक यूनिट हो गई ना, अगर हम बोलते 1 डजन 2 डजन, हाँ करेक्ट, तो वहां पर वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दैट है, ठीक है। इसका मतलब 2 आई कैप आया, मतलब 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर हुआ ये चीज। 5 जे कैप आया, मतलब 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्लियर ये चीज। वैसे ही एक्स आई कैप मतलब एक्स यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई जे कैप मतलब वाई यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड सो ऑन, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये सब जो है ना, इनको बोला जाता है वेक्टर कंपोनेंट्स। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, दे आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स, क्लियर। तो यहां पर देखो ये वाली लाइन लिखी, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। और अगर सिंपली एक्स वाई जेड है ना, दे आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स। सिंपली एक्स वाई जेड मतलब कोऑर्डिनेट बता रहा है, दे आर नथिंग लाइक स्केलर कंपोनेंट्स, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ओवरऑल जो ये वेक्टर, इस पॉइंट का जो वेक्टर बना, इस पॉइंट की जो पोजीशन बन रही विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन के लिए जो एक वेक्टर ड्रॉ होता है, ओरिजिन को अगर हम इनिशियल पॉइंट ले और इस पॉइंट पी को अगर हम टर्मिनल पॉइंट ले, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बनेगा, दिस विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, समझ में आया ये चीज, मतलब पोजीशन बता रहा है उसकी। जैसे आप लोग भी बैठे, मैं बोलूंगा थर्ड रो का सेकंड बॉय, समझ रहे हैं, तो मैंने पोजीशन बताया ना कि कौन से डायरेक्शन में क्या, इस तरह से, लाइक दैट, ठीक है ये चीज। तो ये है इसका मतलब, वेक्टर कंपोनेंट का मतलब, स्केलर कंपोनेंट का मतलब, और ये जो ओपी लिखा है इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ओपी। हमेशा पोजीशन जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही लिया जाता है, कई बार इसको वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं मैं। हाँ, अब यहां पर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, लेट एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो मान लो ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। In a space with respect to origin, point O, OP having O as initial point, P as terminal point is called position vector of P, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, xi plus yj plus zk, ओके। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको वेक्टर आर भी लिख सकते हैं ना, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं है, वेक्टर ओपी लिखो, वेक्टर आर लिखो, बोथ आर सेम, ओके। देखो वेक्टर आर भी लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सिंपल है, देखो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड मतलब ओपी का डिस्टेंस, ओपी का डिस्टेंस क्लास 10th में तो पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर z कोऑर्डिनेट भी आ गया तो z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, तो रूट ओवर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इससे मैग्नीट्यूड मिल गया, क्लियर ये चीज। ऑनलाइन में भी साक्षी और अनुष्का, तुम दोनों को क्लियर ये, यस सर। यस सर। ओके। तो यहां पर हमने पोजीशन वेक्टर देखा और उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो चीज देखी। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब देखो धीरे धीरे टफ होते जा रहा है ये चीज। नाउ द पॉइंट इज डायरेक्शन कोसाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन कोसाइन से आपके एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली क्या होता है, मान लो आपका एक वेक्टर आर है, वेक्टर आर जिसके कंपोनेंट है ए आई बी जे सी के, समझ गए। तो मान लो ये हो गया वेक्टर पी, ये हो गया पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट हो गए ए बी सी, ठीक है। तो वेक्टर आर क्या बने, ए आई बी जे सी के, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का, ठीक है। और ये अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रहे हैं किसके साथ, मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ व्हाट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इसको समझो, देखो इसने क्या किया, इसको ये एक्स एक्सिस लिया ना, ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या लेके लिया है उसने, अल्फा, दिख रहा है ये चीज। फिर उसके देखो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, उसको क्या लिया इसने, बीटा। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको इसने क्या लिया है,
गामा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये एंगल्स वो बना रहे हैं। कौन बना रहा है? वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी। ठीक है, ये एंगल बना रहा है। तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। किसका? वेक्टर आर का या वेक्टर ओपी का? दोनों सेम है, वेक्टर आर या वेक्टर ओपी दोनों क्या है? सेम है। समझ गए? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का कोसाइन या कॉस जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब यहां पर इसने ना क्या किया, देखो भाई ये वाली चीज समझो, इसका डेरिवेशन बता दूं क्या? डायरेक्शन कोसाइन का डेरिवेशन भी समझो और एक और टर्मिनोलॉजी समझना। मैंने क्या बताया? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है? डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर ये भी लिखा है डिनोटेड बाय एल एम एन। दिख रहा है ना ये चीज? ठीक है। अब ये निकलेगा कैसे, इसका फॉर्मूला भी दिखा है। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, सामने देखो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू A अपॉन रूट ओवर दिस। दिखा? अब ये कैसे आया A अपॉन रूट ओवर दिस? हाँ, कैसे आया? उसके लिए आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये ओ पी ए वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो। हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया? ए। हाइपोटेनियस कितना है? इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा अभी हमने देखा, तो उससे ये फॉर्मूला बना। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वैसे ही कॉस बीटा, कॉस गामा, ये सारी चीजें भी हो गई। ठीक है, इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम दूं? चलो इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। मान लो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी, या जिसको हम वेक्टर आर लेते हैं, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, ये है मान लो। अब मैं कुछ कुछ चीजें बोल रहा हूं, आप एक एक करके उसके आंसर बताते जाओ। पहली चीज, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, कैलकुलेट करो, फाइनल बताते जाओ, बताते जाओ, पेन यूज करो और चलो इसको सॉल्व करो। बहुत सारी चीजें पूछूंगा इसमें। कितना आ रहा है ये? √29। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, इसका डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, मतलब एल, एम और एन बताओ। करेक्ट। 2 अपॉन √29 समझ में है कैसे? A अपॉन दिस, B अपॉन दिस मतलब 3 अपॉन √29 क्या हो गया? M, और 4 अपॉन √29 क्या हो गया? N। अब बताओ कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा पूछ रहा हूं मैं। एल क्या होता है? कॉस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 2 अपॉन √29। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2 अपॉन √29। समझ में? वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा, वो कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 3 अपॉन √29। समझ में है? वैसे ही गामा। समझ गए ये चीज? तो ये तीनों चीजें इस क्वेश्चन में बन गई। अब इसके बताओ मुझे, इस वाले वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट्स क्या क्या है बताओ। वेक्टर कंपोनेंट्स नहीं, वेक्टर कंपोनेंट बोलोगे तो 2i 3j 4k, ये क्या है इसके वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स क्या है बताओ? 2 3 4, इसके क्या है? स्केलर कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? ठीक है। और कुछ बच गया क्या इसमें और पूछने का? नहीं, फिलहाल तो अभी इतना ही है। ठीक है, तो अभी देखो कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी। पोजीशन वेक्टर देखा और डायरेक्शन कोसाइन देखा। यहां तक का टॉपिक क्लियर सबको? आगे बढ़े। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियो पे। तो भाई डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ये ज्यादा आसान चीज है। मान लो अगर आपका वेक्टर आर जो है उसके कंपोनेंट है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। समझ रहे हो? ये उसके कंपोनेंट है। तो सिंपली ए, बी और सी जो है इनको हम क्या बोलेंगे? डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोस। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, ये बोल सकते हो जो स्केलर पार्ट्स होंगे उसके, दैट इज योर डायरेक्शन रेशियोस। क्लियर? ऐसा क्यों है एक्चुअली?
उसको भी समझ लो, क्योंकि जैसे हमने एल की वैल्यू देखी थी ना, क्या आई थी, ए अपॉन रूट ओवर एल, मतलब याद है ना, कॉस अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही एन की वैल्यू सी अपॉन रूट ओवर दिस। ठीक है, तो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। एम अपॉन बी की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, एन अपॉन सी। तो मतलब एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब ए बी सी वो नंबर्स होते हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया ये चीज, धीरे धीरे यूज होगा, दिमाग में रखते जाओ जो जो चीजें मैंने बता रहा हूं अभी, क्योंकि अभी जस्ट हम एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अभी तक हम पोजीशन वेक्टर पे डिस्कस कर रहे थे। अब अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये देखो ये पॉइंट ए दिख रहा है, मेरी पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, देखता हूँ इधर से उधर के। हाँ हाँ, ये पॉइंट ए है, इधर पे मान लो ये पॉइंट बी है, तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए बी बना। देखा, ये वेक्टर ए बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तुमको पता है x1 y1 z1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी पता है x2 y2 z2। तो वेक्टर ए बी कोऑर्डिनेट पता है, तो वेक्टर ए बी के कंपोनेंट क्या होंगे, वो कैसे डिराइव हुआ पहले वो समझो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सीधा फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, ये डिराइव हुआ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से। हमने यहाँ पर ओ से लेके वेक्टर ओ से लेके ए का पोजीशन वेक्टर निकाला, तो ये जो वेक्टर अभी मैंने बनाया इसका नाम क्या होगा, वेक्टर ओ ए। समझ में आ गया, वेक्टर ओ ए। ये वाला वेक्टर का नाम क्या होगा, ये वाले वेक्टर का नाम होगा वेक्टर ओ बी। और ये वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए बी। समझ में? अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझो, ओ ए, वो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन याद है, ओ ए प्लस ए बी इज व्हाट, ओ बी। समझ में आ गया ये चीज? तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। आया समझ में ये चीज? तो वही चीज यहां पर लिखा है, ए बी जो होगा वो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ये पता नहीं कैसे कैसे किया, इस चीज को हटा दो, ये चीज समझ लो। ये जो मैंने बताया ये समझ में आया ना, और ये चीज क्लियर। अब ओ बी क्या है भाई, ओ बी क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा, x2i y2j z2k, ये हो गया ओ बी। समझ गए कि नहीं? माइनस ये आ गया बीच में माइनस, ओ ए क्या है भाई, ए का पोजीशन वेक्टर। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद ये चीज समझो कि भाई ए वाला आई वाला जो है ना वो आई के साथ माइनस होगा, ये आई वाला कंपोनेंट जो आई वाले कंपोनेंट के साथ माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोलता है, अगर वेक्टर ए बी निकालना है और फ्रीक्वेंटली अप्लाई होने वाला है, वेक्टर ए बी निकालना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली बी का पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, दैट्स इट। क्लियर? एक एग्जांपल से बता दूं क्या, बता देता हूं। मान लो एक पॉइंट है आपके पास P, दूसरा पॉइंट है मान लो Q, ये वेक्टर PQ, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, इसका कोऑर्डिनेट है 3 1 2। ठीक है, आपको बोल रहा है कि वेक्टर PQ निकालो भाई, तो क्या निकाल, कैसे करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। समझ गए? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है, 3i माइनस जे, सॉरी 3i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मतलब क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। समझ गए? अब माइनस कर दो, तो 3i माइनस i मतलब क्या हो जाएगा, 2i माइनस j, फिर क्या हो जाएगा, माइनस k कैप। समझ गए? ये या तो डायरेक्टली अगर प्रैक्टिस हो गई अच्छे से तो आप डायरेक्टली वेक्टर PQ ऐसे निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 i, तो 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2i। समझ गए? y2 माइनस y1 j मतलब क्या हो जाएगा, माइनस j, z2 माइनस z1 k मतलब क्या हो जाएगा, माइनस k कैप। समझ गए कि नहीं?
ठीक है, तो ऐसे निकालते कोई भी वेक्टर। अब आते हैं साक्षी अनुष्का, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर आर इज गिवन बाय दिस। मान लो ये वेक्टर आर है, एक्स, ये वही चीजें कई बार रिपीट हुई हैं, अलग अलग बुक से लेके मैंने बनाए इसलिए। एक्स वाई जेड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे किसके, वेक्टर आर के। ये क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, पहले ही देख लिया। अब ये वाला लाइन समझ के बताओ तो, क्या ये हमने पढ़ा है? ये अभी जो हमने पढ़ा है वही है। वेक्टर ए बी जो है, इसको हमने कैसे बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ रहे हो ना? ओ बी ओ ए लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो, ऐसा लिखो, कैसे भी लिखो, मतलब वही है। समझ रहे हो? अब वेक्टर ए अगर ये है तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ये भी हमने पढ़ा है। जो चीज नहीं पढ़ी वो लास्ट लाइन है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सा रूल है। मान लो आपका वेक्टर ए है आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, बोल रहा है कि भाई इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसके इसका या इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो मतलब ए कैप निकालो, कैप का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो ए कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए? तो उसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, समझ में आया, 1 अपॉन रूट 14 आई प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे प्लस 3 अपॉन रूट 14 के। समझ में आ गया? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, जल्दी ध्यान से समझना। वो ये है कि भाई यहां पर जो है ना, जब भी आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हो ना, तो उसकी जो आई जे के कोफिशिएंट नए आ जाते हैं, नए आ गए ना, ये जो होते हैं ना बेसिकली यही एलएमएन हो जाते हैं। एलएमएन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी, याद आया? और ये एलएमएन हो गए, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल गया, मतलब अल्फा बीटा गामा मिल गया, मतलब एंगल मिल गया। समझ गए कि नहीं ये चीज? ठीक है, चलो अभी यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, ये वाला टॉपिक अभी मैं नहीं बताता हूँ। मैं जल्दी से ना कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पूरी एक क्लास थी मेरी। हम्म हम्म बचेगा यार। मेरे ख्याल से सेकेंड एक्सरसाइज है, चेक करना। तो सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, हम्म तो क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बोला मैं वहीं पर लिमिटेड नहीं रहूंगा, मैं मन से और भी काफी सारी चीजें पूछूंगा। फिलहाल पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका किसका, ए बी सी का। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ क्या है। दूसरा, ए का यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा। +1/√3 के। ये क्लियर सबको? तीसरी चीज ये बताओ कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। समझ गए ना? यहां से आपको क्या मिल गया, एल एम और एन मिल गया। मतलब क्या मिल गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिससे क्या मिल गया, अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। क्लियर ये चीज भी? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप निकाल लेते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना भूल गया पिछले स्लाइड में, वो ये कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है, डिराइव करें। एल क्या होता था, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आए ए कैसे निकालते थे,
m क्या होता था, b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n क्या होता था, c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में? जब आप l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करोगे, सो आप इसको करके देख लेना, आपको इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ गए ये चीज? ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। फिर उसके बाद ये तो ऐसे ही, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हाँ तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन नाम बताना कोई से भी दो वेक्टर। i प्लस 2j प्लस 3k, इसको घुमा दो, एग्जाम्पल देना ना, बोला ना टू डिफरेंट वेक्टर्स। 3j प्लस 2k, नहीं ऐसा कर देते हैं, 3i प्लस 2j प्लस k। समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट को घुमा दे रहा हूं मैं। और क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, 1 2 3 में ही घुमाते रहो। समझ रहे हो? माइनस भी ले लो, माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। क्लियर है ये चीज? तो ये दो डिफरेंट वेक्टर्स है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा, डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्शन सेम होने के लिए भाई वो कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर बोले तो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? पैरेलल होने के लिए ना, पैरेलल होने के लिए ना उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3i प्लस 6j प्लस 9k। तो ये दोनों कोलिनियर होंगे, पैरेलल होंगे। हमने पढ़ा था ना वो लाइन में, याद है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन 10 में पढ़ते थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो दो लाइन पैरेलल है। बस उसी टाइप की सिचुएशन वेक्टर के साथ भी होती है। अगर कोई दो वेक्टर के ith jth और kth कंपोनेंट का जो रेशियो है वो सेम है ना, दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब कोलिनियर। क्लियर ये चीज? ओके, तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। भाई ये दिया हुआ है 2i प्लस 3j इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सिंपली i वाले कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, you'll get x is equal to 2, y is equal to 3, that's it, खत्म। समझ गए ना? नेक्स्ट क्या लिखा है, पढ़ो। इनिशियल पॉइंट दिया है, टर्मिनल पॉइंट दिया है, स्केलर कंपोनेंट निकालने बोल रहा है। तो मान लो इनिशियल पॉइंट को a ले लेते, टर्मिनल पॉइंट को b ले लेते, तो वेक्टर a b निकाल लो। कैसे निकलेगा वेक्टर a b? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो x2 माइनस x1 डायरेक्ट बताया था, तो क्या हो जाएगा, -7i 7 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, +6j। ये बन जाएगा वेक्टर। अब इसके कौन से कंपोनेंट बोला है, स्केलर, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, -7 एंड 6। समझ में आएगी या कोई डाउट? विनायक कोई डाउट पूछ ले, अरे जोर से बोलना। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस एंड दिस। निकाल लोगे ना, a प्लस बी प्लस सी, आई वाला, जे वाला, के वाला सबको ऐड कर देना। उसका यूनिट वेक्टर निकालने बोलेगा तो भी निकाल लोगे ना, जो भी है उसका मॉड से डिवाइड कर देना। ठीक है, आज के आज जाके बनाना, तब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्या करना है बताओ? ये समझ गए, खत्म। फिर उसके नेक्स्ट, आएगा घुमा फिर आके भी, रुक तो। ये बेसिक है ना, पहले बेसिक बनेगा उसके बाद ही तो आएगा ना। ठीक है, ये बन जाएगा ना ये वाला, जल्दी देखो बताओ। पी क्यू निकालना है, वेक्टर पी गिवन है, क्यू गिवन है, और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, क्या बनेगा जल्दी बता दो। समझ गए ना? अपॉन कुछ नहीं, अभी पी क्यू बोला ना मैंने, वेक्टर पी क्यू बोला। जब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, पी क्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, ओके। अगर मान लो ये बोले रहता कि शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। रिपीट करूं क्या बोला? शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, सेम एंगल बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा सेम आना चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम आना चाहिए, एलिमेंट सेम आना चाहिए, आएगा नहीं? हाँ जो भी आएगा फिर देख लेना, ठीक है। हाँ जल्दी बताओ। हम्म ठीक, करेक्ट। बन जाएगा। एक काम करता हूँ, यहीं तक स्टॉप करता हूँ यार आज की क्लास में, ठीक है। कल ही है क्या एग्जाम, ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखो, जाते साथ मैं जितना पढ़ाया ना उतना तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उतना अच्छे से नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि ना एक फंडामेंट